नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं उपन्यास का अगला भाग। इसमें एक दोहा है कि पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। ये हर किसी के ऊपर लागू होता है। वक्त हमारा भी बदलता है, लेकिन हमें वक्त के हिसाब से अपने कार्य नहीं रोकने चाहिए। जैसा जब वक्त होता है उस हिसाब से हमें अपने कार्य हमेशा ही करते रहना चाहिए। शुरू करते हैं आगे। रंगनाथ ने पूछा, क्या हो गया रूपन बाबू? क्या सिपालगंज से कोई तुम्हारी गोपिकाएं लूट ले गया? रूपन बाबू ने कहा, शनिचर दूसरा वाला किस्सा भी सुना दो। शनिचर ने दूसरा अध्याय शुरू किया। भैया, लठैती का काम कोई असेंबली का काम तो नहीं है। असेंबली में जितने भी बूढ़े होते जाओ, जितनी ही अक्ल सठियाती जाए, उतनी ही तरक्की होती है। यही हरनाम सिंह को देखो, चलने को उठते हैं तो लगता है कि गिरकर मर जाएंगे, पर दिन वहाँ उनकी पूछ बढ़ रही है। यहाँ लठैती में कल्ले के जोर की बात है। जब तक चले तब तक चले, जब नहीं चले तब हलाहल हो जाओ। अभी 5-6 साल हुए होंगे, मैं कातिन के नहाने के लिए गंगा घाट गया था। लौटते लौटते रात हो गई। यही भोलूपुर के पास रात हुई। बढ़िया चटक चांदनी। बाग के भीतर हम मौज में आ गए तो एक चौबोला गाने लगे। तभी किसी ने पीछे से पीठ पर दाएं हाथ से लाठी मारी। न राम राम न दुआ सलाम, एकदम से लाठी मार दी। अब भैया चौबोला तो जहां का तहां टूटा। झोला बीच हाथ से गिर गया, डंडा अलग छिटक गया। मैं चिल्लाने को हुआ कि 3-4 आदमी ऊपर आ गए। एक ने मुंह दबाकर कहा, चुप बेसाले, गर्दन ऐट दूंगा। मैंने तड़प कर उठने की कोशिश की, पर भैया अचकचे में कोई गामा पहलवान पर लाठी छोड़ दे तो वही लौट जाएगा। हमारी क्या बिशात। वही मुंह बंद किए पड़े रहे। थोड़ी देर में हाथ पांव जोड़ता रहा, इशारा करके कहा कि मैं चिल्लाऊंगा नहीं। तब कहीं उन्होंने मुंह से कपड़ा निकाला। एक ने मुझसे पूछा, रुपया कहाँ है? मैंने कहा, बापू जो कुछ है इसी झोले में है। झोले में 1.5 रुपए की रेसगारी थी। एक लुटेरे ने उसे हाथ में खनक कर कहा, लंगोटा खोलकर दिखाओगे? मैंने कहा, बापू लंगोटा न खुलवाओ, उसके नीचे कुछ नहीं है, नंगा हो जाऊंगा। बस भैया भी बिगड़े। उन्होंने समझा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर तो उन्होंने देह पर से भी सभी कुछ उतरवाकर तलाशी ली। गांजा भांग की खोज में पुलिस वालों की भी ऐसी ही तलाशी की जाती थी। जब कुछ नहीं निकला तो उनमें से एक ने मेरे पीछे एक लात मारी और कहा कि अब चुपचाप मुंह बंद किए नाक के सामने चले जाओ और अपने दरबे में घुस जाओ। अब तक मेरी बोली लौट आई थी। मैंने कहा, बापू तुम लोगों ने हमारी जान छोड़ दी, यह ठीक नहीं किया। माल ले लिया तो ले लिया, उसकी फिक्र नहीं। हम भी तुमको बता दें कि तुम नमक के नमक खा रहे हो। तुम हो सरकार के तो हम हैं दरबार के। वे लोग मेरे पास सिमट आए, पूछने लगे, कौन हो तुम, कहाँ रहते हो, किसके साथ हो? मैंने कहा, मैं गधा हूँ, ठाकुर दूरबीन सिंह के साथ रहता आया हूँ। फिर ना पूछो भैया रंगनाथ, सब ढिल्ले मार मार कर हंसने लगे। एक ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। मैं सोच भी नहीं पाया कि वह क्या करने जा रहा है और उसने एक अंगड़ी मारकर मुझे वहीं चित्त कर दिया। मैं फिर देह से घास फूस झाड़कर खड़ा हुआ। एक लुटेरे ने, जो नई उम्र का सजीला जवान था, कहा, यह दूरबीन किस चिड़िया का नाम है? सब फिर ठीठी करके उसी तरह हंसने लगे। मैंने कहा, दूरबीन सिंह के को नहीं जानते बापू? क्या बाहर से आए हो? यहाँ 10 कोस के इर्द गिर्द कोई गधा लोगों को नहीं टोकता। दूरबीन सिंह के गांव वालों को सभी छोड़कर चलते हैं, मगर बापू तुम नहीं मानते हो तो ले जाओ मेरा झोला, कोई बात नहीं। लुटेरे फिर भी ठीठी करके हंसने लगे। एक बोला, मैं जानता हूँ अब दूरबीन सिंह के दिन लद गए हैं। ये जितने पुराने लोग थे, थोड़ी लठैती दिखाकर 30 मारखा बन जाते थे। इनके दूरबीन सिंह लाठी चलाकर 2-4 दीवारें फांद कर बहादुर बन गए। अब बांस के सहारे दीवारें फांदना तो स्कूल में भी बच्चों को सिखा दिया जाता है। एक लुटेरा बोला, लाठी चलाना भी तो सिखाते हैं।
मैंने खुद वहीं लाठी चलाना सीखा था। पहले वाला नौजवान बोला, तो यही दूरबीन सिंह बड़े नामवर हो गए। तमंचा तक तो साले के पास है नहीं, चले हैं जागीरदारी फैलाने। एक दूसरा लुटेरा हाथ में चोर बत्ती लिए खड़ा था। जेब में उसने एक तमंचा निकाला और कहा, देख लो बेटा, यही है 6 गोली वाला हथियार। देसी कारतूस तमंचा नहीं, असली बिलायती। कहते कहते उसने तमंचे की नली हमारी छाती पर ठोंक दी। कहता रहा, जाकर बता देना अपने बाप को, अंधों में काना राजा बनने के दिन लद गए। अब बे पड़े पड़े खटिया पर रोते रहें। कभी अंधेरे उजले में दिख गए तो खोपड़ी का गूदा निकाल दिया जाएगा। समझ गए बेटा, फकीरे दास। इसके बाद भैया मैं अपने को रोक न पाया। देह में इतना जोश बढ़ा कि डंडा तक वहीं फेंक कर बड़े जोर से हिरन की तरह भागा। मेरे पीछे उन लोगों ने फिर ठहाका लगाया। एक चिल्लाकर बोला, मार साले दूरबीन सिंह को। खड़ा तो रहे, अभी मारते मारते दूरबीन सिंह बनाई देता हूँ। मगर भैया भागने में कोई हमारा आज तक मुकाबला नहीं कर पाया। यहाँ स्कूल कॉलेज में लड़कों को सीटी बजा बजा कर भगाना सिखाते हैं। हम बिना सीखे ही ऐसा भाग के दिखा दें कि खरगोश तक खड़ा खड़ा पछताता रहे। तो भैया गाली वाली उन्होंने बहुत दी, पर हमें वे पकड़ नहीं पाए। किसी तरह से मैं घर आ पहुंचा। दूरबीन सिंह के वे दिन गिर गए थे। पुलिस भी भीतर ही भीतर उनके खिलाफ रहने लगी थी। दूसरे दिन हमारा मन बहुत कुलबुलाया, पर हमने यह बात उनसे नहीं कही। कह देते तो दूरबीन काका उसी की ठेस में टें बोल जाते। रुपन बाबू दुखी चेहरे को वजनी झोले तरह लटकाए बैठे थे। सांस खींचकर बोले, अच्छा ही होता, तब टें हो जाते तो भतीजे के हाथ से तो न मरते। शिवपालगंज गांव था, पर वह शहर के नज़दीक और सड़क के किनारे था, इसलिए बड़े बड़े नेताओं और अफसरों को वहां तक आने में कोई सैद्धांतिक ऐतराज नहीं हो सकता था। कुओं के अलावा वहां कुछ हैंडपंप भी लगे थे, इसलिए बाहर से आने वाले लोग प्यास लगने पर अपनी जान को खतरे में डाले बिना वहां पानी पी सकते थे। खाने का भी सुविधा था। वहां के छोटे मोटे अफसरों में कोई न कोई ऐसा निकल ही आता था जिसके ठाट वाट देखकर वहां वाले उसे परले सिरे का बेईमान समझते, पर जिसे देखकर ये बाहरी लोग आपस में कहते, कितना तमीज़दार है, बहुत बड़े खानदान का लड़का है, देखो ना इसे, चीको साहब की लड़की ब्याही है। इसलिए भूख लगने पर अपनी ईमानदारी को खतरे में डाले बिना वे लोग वहां खाना भी खा सकते थे। कारण जो भी रहा हो, उस मौसम में शिवपालगंज में जननायकों और जनसेवकों का आना जाना बड़े जोर से शुरू हुआ था। उन सबको शिवपालगंज के विकास की चिंता थी और नतीजा यह होता था कि वे लेक्चर देते थे। वे लेक्चर गजहों के लिए विशेष रूप से दिलचस्प थे, क्योंकि इनमें प्रायः शुरू से ही वक्ता श्रोता को और श्रोता वक्ता को बेवकूफ़ मानकर चलता था, जो कि बातचीत के उद्देश्य से गजहों के लिए आदर्श परिस्थिति है। फिर भी लेक्चर इतने ज़्यादा होते थे कि दिलचस्पी के बावजूद लोगों को अपच हो सकता था। लेक्चर का मज़ा तो तब है जब सुनने वाले भी समझें कि यह बकवास कर रहा है, बोलने वाला भी समझे कि मैं बकवास कर रहा हूँ। पर कुछ लेक्चर देने वाले इतनी गंभीरता से चलते कि सुनने वाले को कभी कभी लगता था यह आदमी अपने कथन के प्रति सचमुच ही ईमानदार है। ऐसा संदेह होते ही लेक्चर गाढ़ा और फीका बन जाता था और उसका असर श्रोताओं के हाजमे के बहुत खिलाफ पड़ता था। यह सब देखकर गजहों ने अपनी अपनी तंदुरुस्ती के अनुसार लेक्चर ग्रहण करने का समय चुन लिया था। कोई सवेरे खाना खाने के पहले लेक्चर लेता था, कोई दोपहर को खाना खाने के बाद। ज़्यादा लोग लेक्चर की सबसे बड़ी मात्रा दिन के तीसरे पहर ऊँघने और शाम को जागने के बीच में लेते थे। उन दिनों गांव में लेक्चर का मुख्य विषय खेती था। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि पहले कुछ और था। वास्तव में कई पिछले सालों से गांव वालों को फुसलाकर बताया जा रहा था कि भारतवर्ष एक खेतिहार देश है। गांव वाले इस बात का विरोध नहीं करते थे, पर प्रत्येक वक्ता शुरू से ही यह मानकर चलता था कि गांव वाले इस बात का विरोध करेंगे। इसलिए वे एक के बाद एक दूसरा तर्क ढूंढ कर लाते और यह साबित करने में लगे रहते कि भारतवर्ष एक खेतिहार देश है। इसके बाद वे यह बताते कि खेती की उन्नति ही उन्नति देश की उन्नति है। फिर आगे की बात बताने के प्रायः ही दोपहर के खाने का वक्त हो जाता। वह तमीज़दार लड़का जो बड़े संपन्न घराने की औलाद हुआ करता था, जिसको चीकू साहब की लड़की ब्याही रहा करती थी,
वक्ता की पीठ पर कपड़ा खींचकर इशारे से बताने लगता कि चाचा जी खाना तैयार है। कभी कभी कुछ वक्तागण आगे की बात भी बता जाते और तब मालूम होता कि उनकी आगे की और पीछे की बात में कोई फर्क नहीं था, क्योंकि घूम फिरकर बात यही रहती थी कि भारत एक खेतिहार देश है, तुम खेतिहार हो, तुमको अच्छी खेती करनी चाहिए, अधिक अन्न उपजाना चाहिए। प्रत्येक वक्ता इसी संदेश में गिरफ्तार रहता था कि काश्तकार अधिक अन्न नहीं पैदा करना चाहते। लेक्चरों की कमी विज्ञापनों से पूरी हो जाती थी। एक तरह से सिपालगंज में दीवारों पर चिपके या लिखे हुए विज्ञापन वहां की समस्याओं और उनके समाधानों का सच्चा परिचय देते थे। मिसाल के लिए समस्या थी कि भारतवर्ष एक खेतिहार देश है और किसान बदमाशी के कारण अधिक अन्न नहीं उपजाते। इसका समाधान यह था कि किसानों के आगे लेक्चर दिया जाए और उन्हें अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाई जाएं। उनके द्वारा उन्हें बताया जाए कि तुम अगर अपने देश के लिए अन्न नहीं पैदा करना चाहते तो देश के लिए करो। इसी से जगह जगह पोस्टर चिपके हुए थे जो काश्तकारों से देश के लिए अधिक अन्न पैदा कराना चाहते थे। लेक्चरों और तस्वीरों का मिलाजुला असर काश्तकारों पर बड़े जोर से पड़ता था और भोले से भोला काश्तकार भी मानने लगता था कि हो न हो इसके पीछे भी कोई चाल है। उन दिनों एक ऐसा विज्ञापन खासतौर से मशहूर हो रहा था जिसमें एक तंदुरुस्त काश्तकार सिर पर अंगोछा बांधे, कानों में वालियां लटकाए और बदन पर मिर्जई पहने गेहूं की ऊंची फसल को हंसी से काट रहा था। एक औरत उसके पीछे खड़ी हुई अपने आप से बहुत खुश कृषि विभाग के अफसरों वाली हंसी हंस रही थी। नीचे और ऊपर अंग्रेजी और हिंदी अक्षरों में लिखा था, अधिक अन्न उपजाओ। मिर्जई और बाली वाले काश्तकारों में जो अंग्रेजी के विद्वान थे उन्हें अंग्रेजी इबारत से और हिंदी के विद्वान थे उन्हें हिंदी से परास्त करने की बात सोची गई थी। और जो दो में से एक भी भाषा नहीं जानते थे वे कम से कम आदमी और औरत को तो पहचानते ही थे। उनसे आशा की जाती थी कि आदमी के पीछे हंसती हुई औरत की तस्वीर देखते ही वे उसकी ओर पीठ फेरकर दीवानों की तरह अधिक अन्न उपजाना शुरू कर देंगे। यह तस्वीर सिपालगंज में आजकल कई जगह चर्चा का विषय बनी थी, क्योंकि यहाँ वालों की निगाह में तस्वीर वाले आदमी की शक्ल कुछ कुछ बद्री पहलवान से मिलती थी और औरत की शक्ल के बारे में गहरा मतभेद था। वह गांव की देहाती लड़कियों में से किसकी थी यह अभी तय नहीं हो पाया था। वैसे सबसे ज्यादा जोर शोर शराबे विज्ञापन खेती के लिए नहीं मलेरिया के बारे में थे। जगह जगह मकानों की दीवारों पर गेरू से लिखा गया था कि मलेरिया को खत्म करने में हमारी मदद करो, मच्छरों को समाप्त हो जाने दो। यहाँ भी यह मानकर चला गया कि किसान गाय भैंस की तरह मच्छर भी पालने को उत्सुक हैं और उन्हें मारने के पहले किसानों का हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा। हृदय परिवर्तन के लिए रोब की जरूरत है, रोब के लिए अंग्रेजी की जरूरत है। इस भारतीय तर्क पद्धति के हिसाब से मच्छर मारने और मलेरिया उन्मूलन में सहायता करने की सभी अपीलें प्रायः अंग्रेजी में लिखी गई थीं। इसीलिए प्रायः सभी लोगों ने इनको कविता के रूप में नहीं चित्रकला के रूप में स्वीकार किया था और गेरू से दीवार रंगने वालों को मनमानी अंग्रेजी लिखने की छूट दे दी गई थी। दीवारें रंगती जाती थी, मच्छर मरते जाते थे, कुत्ते भूंका करते थे, लोग अपनी राह चलते रहते थे। एक विज्ञापन भोले भाले ढंग से बताता था कि हमें पैसा बचाना चाहिए। पैसा बचाने की बात गांव वालों को उनके पूर्वज मरने से पहले ही बता गए थे और लगभग प्रत्येक आदमी को अच्छी तरह मालूम थी। इसमें सिर्फ इतनी नवीनता थी कि यहाँ भी देश का जिक्र था कहीं न कहीं। इशारा किया गया था कि अगर तुम अपने लिए पैसा नहीं बचा सकते तो देश के लिए बचाओ। बात बहुत ठीक थी, क्योंकि सेठ साहूकार, बड़े बड़े ओहदेदार, वकील, डॉक्टर, ये सब तो अपने लिए पैसा बचा ही रहे हैं। इसलिए छोटे छोटे किसानों को देश के लिए पैसा बचाने में क्या ऐतराज हो सकता था। सभी इस बात से सिद्धांत रूप में सहमत थे कि पैसा बचाना चाहिए। पैसा बचाकर किस तरह कहाँ जमा किया जाए, ये बातें भी विज्ञापनों और लेक्चरों में साफ तौर से बताई गई थीं। लोगों को उनसे भी कोई आपत्ति न थी। सिर्फ लोगों को यही नहीं बताया गया था कि कुछ बचाने से पहले तुम्हारी मेहनत के एवज में तुम्हें कितना पैसा मिलना चाहिए। पैसे की बचत का सवाल आमदनी और खर्च से जुड़ा हुआ है। इस छोटी सी बात को छोड़कर बाकी सभी बातों पर इन विज्ञापनों में विचार कर लिया गया था और लोगों ने इनको इस भाव से स्वीकार कर लिया था कि ये बेचारे दीवार पर चुपचाप चिपके हुए हैं, न दाना मांगते हैं, न चारा,
न कुछ लेते हैं न देते, चलो इन तस्वीरों को छोड़ो यहीं। पर रंगनाथ को इन विज्ञापनों ने अपनी ओर खींचा। वे पब्लिक सेक्टर के विज्ञापन न थे, प्राइवेट सेक्टर की देन थे। उनसे प्रकट होने वाली बातें कुछ इस प्रकार थीं। उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा व्यापक रोग दाद है। एक ऐसी दवा है जिसको दाद पर लगाया जाए जो उसे जड़ से आराम पहुंचाता है। मुंह से खाया जाए तो खांसी जुकाम दूर होता है। बतासे में डालकर पानी से निगल लिया जाए तो हैजे में लाभ पहुंचाता है। ऐसी दवा दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। उसके आविष्कार कारक अभी भी जिंदा हैं। यह विलायत वालों की शरारत है कि उन्हें आज तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। इस देश में और भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं जिनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। एक कस्बा जहानाबाद में रहते हैं और चूंकि वहां बिजली जा चुकी है इसलिए वे नामर्दी का इलाज बिजली से करते हैं। अब नामर्दों को परेशानी पर न हो इसलिए एक दूसरे डॉक्टर को कम से कम भारतवर्ष भर में तो मशहूर होना ही चाहिए। बिना ऑपरेशन के अंड वृद्धि का इलाज करते हैं और यह बात सिपालगंज में किसी भी दीवार पर तारकोल के हरूफ में लिखी हुई पाई जा सकती थी। वैसे बहुत से विज्ञापन बच्चों में सूखा रोग, आंखों की बीमारी और पेचिश आदि से भी संबंध है, पर असली रोग संख्या में कुल 3 ही हैं: दाद, अंड वृद्धि और नामर्दी। और इनके इलाज की तरकीब सिपालगंज के लड़के अक्षर ज्ञान पा लेने के बाद ही दीवारों पर अंकित लेखों के सहारे जानना शुरू कर देते हैं। विज्ञापनों की इस भीड़ में वैद्य जी का विज्ञापन नव युवकों के लिए आशा का संदेश अपना अलग व्यक्तित्व रखता था। वह दीवारों पर लिखे नामर्दी का बिजली से इलाज जैसे असली लेखों के मुकाबले में कहीं नहीं आता था। वह छोटे छोटे नुक्कड़ों, दुकानों और सरकारी इमारतों पर जिनके पास पेशाब करना और जिन पर विज्ञापन चिपकाना मना था, टीन की खूबसूरत तख्तियों पर लाल हरे अक्षरों में प्रकट होता था और सिर्फ इतना कहता था, नव युवकों के लिए आशा का संदेश। नीचे वैद्य जी का नाम था और उनसे मिलने की सलाह थी। एक दिन रंगनाथ ने देखा रोगों की चिकित्सा में एक नया आयाम जुड़ रहा है। सवेरे से ही कुछ लोग एक दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहे हैं, बवासीर। सिपालगंज की उन्नति का लक्षण था। बवासीर के 4 आदम कद अक्षर चिल्लाकर कह रहे थे कि यहाँ पेचिश का युग समाप्त हो रहा है। मुलायम तबीयत, दफ्तर की कुर्सी, शिष्टतापूर्ण रहन सहन, 24 घंटे चलने वाले खान पान और हल्के परिश्रम का युग धीरे धीरे संक्रमण कर रहा है और आधुनिकता के प्रतीक जैसी बवासीर सर्वव्यापी नामर्दी का मुकाबला करने के लिए मैदान में आ रही है। शाम तक वह दैत्याकार विज्ञापन एक दीवार पर रंग बिरंगी छाप छोड़ चुका था और दूर दूर तक ऐलान करने लगा था बवासीर का शर्तिया इलाज। देखते देखते 4-6 दिन में ही सारा जमाना बवासीर और उसके शर्तिया इलाज के नीचे दब गया। हर जगह यही विज्ञापन चमकने लगा। रंगनाथ को सबसे बड़ा अचंभा तब हुआ जब उसने देखा कि विज्ञापन एक दैनिक समाचार पत्र में आ गया है। यह समाचार पत्र रोज 10 बजे दिन तक शहर के से सिपालगंज आता था और लोगों को बताने में सहायक होता था कि स्कूटर और ट्रक कहाँ भिड़ा। अब्बासी नामक कथित गुंडे ने इरशाद नामक कथित सब्जी फरोश पर कथित छुरी से कहां कथित रूप से वार किया। रंगनाथ ने देखा उस दिन अखबार के पहले पृष्ठ का एक बहुत बड़ा हिस्सा काले रंग में रंगा हुआ है और उस पर बड़े बड़े सफेद अक्षरों में चमक रहा है, बवासीर। अक्षरों की बनावट वही है जो यहाँ दीवारों पर लिखे विज्ञापन में है। उन अक्षरों में बवासीर को एक नया नाम रूप दिया गया था, जिसके कारण आसपास की सभी चीजें बवासीर की मातहती में आ गई थीं। काली पृष्ठभूमि में अखबार के पन्ने पर चमकता हुआ बवासीर दूर से ही आदमी को अपने में समेट लेता था। यहाँ तक कि शनिचर, जिसे बड़े बड़े अक्षर पढ़ने में भी आंतरिक कष्ट होता था, अखबार के पास खिंचाया और उस पर निगाह गड़ाकर बैठ गया। बहुत देर तक गौर करने के बाद वह रंगनाथ से बोला, वही चीज है यह। इसमें अभिमान की खनक थी। मतलब यह था कि सिपालगंज की दीवारों पर चमकने वाले विज्ञापन कोई मामूली चीज नहीं है। ये बाहर अखबारों में छपते हैं और इस तरह जो सिपालगंज में है वही बाहर अखबारों में है।
रंगनाथ तख्त पर बैठा रहा। उसके सामने अखबार का पन्ना तिरछा होकर पड़ा रहा। अमेरिका में एक नया उपग्रह छोड़ा था। पाकिस्तान भारत सीमा पर गोलियां चल रही थीं। गेहूं की कमी के कारण राज्यों का कोटा कम किया जाने वाला था। सुरक्षा समिति में दक्षिण अफ्रीका के कुछ मसलों पर बहस हो रही थी। इन सब अवाबीलों को अपने पंजे में किसी दैत्याकार बाज की तरह दबाकर वह काला सफेद विज्ञापन अपने तिरछे हरूफ में चीख रहा था, बवासीर बवासीर। इस विज्ञापन के अखबार में छपते ही बवासीर सिपालगंज और अंतर्राष्ट्रीय जगत के बीच संपर्क का एक सफल माध्यम बन चुकी थी। डाकुओं का आदेश था कि एक विशेष तिथि को विशेष स्थान पर जाकर रामाधीन की तरफ से रुपये की एक थैली एकांत में रख दी जाए। डाका डालने की यह पद्धति आज भी देश के कुछ हिस्सों में काफी लोकप्रिय है, पर वास्तव में यह मध्यकालीन थी, क्योंकि इसके लिए चांदी या गिलट के रुपये और थैली का होना आवश्यक है, जबकि आजकल रुपया नोटों की शक्ल में दिया जा सकता है। वहां 5,000 रुपये प्रेम पत्र की तरह किसी लिफाफे में भी आ सकते हैं। जरूरत पड़ने पर चेक से भी रुपये भुगतान किया जा सकता है। इन कारणों से परसों रात अमुक टीले पर 5,000 रुपये की एक थैली रखकर चुपचाप चले जाओ, यह आदेश मानने में व्यवहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं। टीले पर छोड़ा हुआ नोटों का लिफाफा हवा में उड़ सकता है, चेक जाली हो सकता है। संक्षेप में, जैसे कला, साहित्य, प्रशासन, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में, वैसे ही डकैती के क्षेत्र में भी मध्यकालीन पद्धतियों को आधुनिक युग में लागू करने से व्यवहारिक कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। जो भी हो, डकैतों ने इन बातों पर विचार नहीं किया था, क्योंकि रामाधीन के यहाँ डाके की चिट्ठी भेजने वाले असली डकैत न थे। उन दिनों गांव सभा और कॉलेज की राजनीति को लेकर रामाधीन, भीखमखेड़वी और वैद्य जी में कुछ तनातनी हो गई थी। अगर शहर होता और राजनीति ऊंचे दर्जे की होती तो ऐसे मौके पर रामाधीन के खिलाफ किसी महिला की तरफ से पुलिस में यह रिपोर्ट आ गई होती कि उन्होंने उसका सील भंग करने की सक्रिय चेष्टा की, पर महिला के सक्रिय विरोध के कारण वे कुछ नहीं कर पाए और अपना सील समूचा का समूचा लिए हुए सीधे थाने तक आ गई। पर यह देहात था जहां अभी महिलाओं के सील भंग को राजनीति युद्ध में हैंड ग्रेड की मान्यता नहीं मिली थी, इसलिए वहां कुछ पुरानी तरकीबों का ही प्रयोग किया गया और बाबू रामाधीन के ऊपर डाकुओं का संकट पैदा करके उन्हें कुछ दिन तिल मिलाने के लिए छोड़ दिया गया था। पुलिस, रामाधीन, भीखमखेड़वी और वैद्य जी का पूरा गिरोह ये सभी जानते थे कि डाके की चिट्ठी फर्जी है। ऐसी चिट्ठियां कई बार कई लोगों के पास आ जा चुकी हैं, इसलिए रामाधीन पर यह मजबूरी नहीं थी कि वह नियति तिथि के समय पर रुपये टीले के पास पहुंचा दें। चिट्ठी फर्जी न होती तब भी रामाधीन शायद चुपचाप रुपया दे देने के मुकाबले घर का पर डाका डलवाने वाला काम ज्यादा सही समझते। चूंकि रिपोर्ट थाने पर दर्ज हो गई थी, इसलिए पुलिस अपनी ओर से कुछ करने के लिए मजबूर भी थी। उस दिन टीले से लेकर गांव तक का स्टेज पुलिस के लिए समर्पित कर दिया गया और उससे वे डाकू डाकू का खेल खेलते रहे। टीले पर तो एक थाना का थाना ही खुल गया। उन्होंने आसपास का ऊसर, बंजर, जंगल, खेत खलियान सभी कुछ छान डाले, पर डाकुओं का कहीं निशान नहीं मिला। टीले के पास उन्होंने पेड़ों की टहनियां हिलाकर, लोमड़ियों और बिल्लों में संगीने घुसेड़कर और सपाट जगहों को अपनी आंखों से हिप्नोटाइज करके इत्मीनान कर लिया कि वहां जो भी हैं वे डाकू नहीं हैं, वे क्रमशः चिड़ियां, लोमड़ियां और कीड़े मकोड़े हैं। रात को जब बड़े जोर से कुछ प्राणी चिल्लाए तो पता चला कि वे डाकू नहीं, श्यार हैं। और पड़ोस के बाग में जब दूसरे प्राणी बोले तो कुछ देर बाद समझ में आ गया कि वे कुछ नहीं, सिर्फ चमगादड़ हैं। उस रात डाकुओं और रामाधीन भीखमखेड़वी के बीच की कुश्ती बराबर पर न छूटी, क्योंकि टीले पर न डाकू रुपया लेने के लिए आए और न रामाधीन देने के लिए गए। थाने के छोटे दरोगा को नौकरी में आए अभी थोड़े ही दिन हुए थे। टीले पर डाकुओं को पकड़ने का काम उन्हीं को सौंपा गया था, पर सब कुछ करने पर भी वे अपनी मां को भेजी जाने वाली चिट्ठी की अगली किस्त में यह लिखने लायक नहीं हुए थे कि मां, डाकुओं ने मशीन गन तक का इस्तेमाल किया, पर इस भयंकर गोलीकांड में भी तेरे आदर्शवाद बेटे का बाल तक बांका नहीं हुआ। वे रात को लगभग 1 बजे टीले से उतरकर मैदान में आए। चूंकि सर्दी होने लगी थी और अंधेरा था और उन्होंने अपनी नगरवासिनी प्रिया के बाद की याद आने लगी थी, क्योंकि उन्होंने बीए में हिंदी साहित्य में पढ़ा था। इन सब मिले जुले कारणों से उन्होंने धीरे धीरे कुछ गुनगुनाना शुरू कर दिया और आखिर में गाने लगे, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल।
तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर वाली कहावत को चरितार्थ करते उनके आगे भी दो सिपाही थे और पीछे भी दो। दरोगा गाते रहे और सिपाही सोचते रहे कि कोई बात नहीं, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। मैदान पार करते करते दरोगा जी का गाना कुछ बुलंदी पर चढ़ गया और साबित करने लगा कि जो बात इतनी बेवकूफ़ी की थी कि कहीं नहीं जा सकती थी, वह बड़े मज़े से गाई जा सकती थी। सड़क पास आ गई थी, वहीं एक गड्ढे से अचानक आवाज़ आई, कौन है सरफला। दरोगा जी का हाथ अपने रिवॉल्वर पर चला गया था। सिपाहियों ने ठिठक कर राइफलें संभाली। तब तक गड्ढे ने दोबारा आवाज़ दी, करफोन है सरफला। एक सिपाही ने दरोगा जी के कान में कहा, गोली चल सकती है, पेड़ के पीछे हो लिया जाए हुजूर। पेड़ उनके पास से लगभग 5 गज की दूरी पर था। दरोगा जी ने सिपाही से फुसफुसाकर कहा, तुम लोग पेड़ों के पीछे हो जाओ, मैं देखता हूँ। इतना कहकर उन्होंने कहा, गड्ढे में कौन है? जो कोई भी हो बाहर आ जाओ। फिर एक सिनेमा में देखे दृश्य को याद करके उन्होंने बात जोड़ी, तुम लोग घिर गए हो, तुम आधे मिनट में बाहर ना आए तो गोली चला दी जाएगी। गड्ढे में थोड़ी देर खामोशी रही। फिर आवाज आई, मरफर गरफे सरफाले गरफोली चरफालेने वाले। प्रत्येक भारतीय जो अपना घर छोड़कर बाहर निकलता है भाषा के मामले में पत्थर हो जाता है। इतनी तरह की बोलियां उसके कानों में पड़ती हैं कि बाद में हारकर वह सोचना ही छोड़ देता है कि यह नेपाली है या गुजराती। इस पर भाषा ने दरोगा जी को चौकन्ना बना दिया और वे सोचने लगे कि क्या मामला है। इतना तो समझ में आता है कि इसमें कोई गाली है, पर यह क्यों नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी बोली है। इसके बाद भी जहां बात समझ के बाहर होती है वहीं गोली चलती है। इस अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत का सिपालगंज में प्रयोग करते हुए दरोगा जी ने रिवॉल्वर तान लिया और कड़क कर बोले, गड्ढे से बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं गोली चलाता हूँ। पर गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक सिपाही ने पेड़ के पीछे से निकलकर कहा, गोली मत चलाइए हुजूर, यह जोगंथवा है, पीकर गड्ढे में पड़ा है। सिपाही लोग उत्साह में गड्ढे को घेरकर खड़े हो गए। दरोगा जी ने कहा, कौन जोगनथवा? एक पुराने सिपाही ने तजुर्बे के साथ कहना शुरू किया, यह श्री रामनाथ का पुत्र जोगनाथ है, अकेला आदमी है, दारू ज्यादा पीता है। लोगों ने जोगनाथ को उठाकर उसके पैरों पर खड़ा किया, पर जो खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं होना चाहता उसे दूसरे कहां तक खड़ा करते रहेंगे। इसलिए वह लड़खड़ाकर एक बार फिर गिरने को हुआ, बीच में रोका गया और अंत में गड्ढे के ऊपर आकर परमहंसों की तरह बैठ गया। बैठकर जब उसने आंखें मिलाकर, हाथ हिलाकर, चमगादड़ों और श्यारों की कुछ आवाजें गले से निकालकर अपने को मानवीय स्तर पर बात करने लायक बनाया, तो उसके मुंह से फिर वही शब्द निकले, करफोन है सरफाला। दरोगा जी ने पूछा, यह बोली कौन सी है? एक सिपाही ने कहा, बोली ही से तो हमने पहचाना है, जोगनाथ है, यह सरफरी बोली बोलता है, इस वक्त होश में नहीं है इसलिए गाली बक रहा है। दरोगा जी शायद गाली देने के प्रति जोगनाथ की इस निष्ठा से बहुत प्रभावित हुए कि वह बेहोशी की हालत में भी कम से कम इतना तो कर ही रहा है। उन्होंने उसकी गर्दन जोर से हिलाई और पकड़कर बोले, होश में आओ। पर जोगनाथ ने होश में आने से इनकार कर दिया, सिर्फ इतना कहा, सरफाले। सिपाही हंसने लगे। जिसने उसे पहले पहचाना था उसने जोगनाथ के कान में चिल्लाकर कहा, जरगोफनाथ, हरफोस में अरफाओ। इसकी भी जोगनाथ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, पर दरोगा जी ने एकदम से सरफरी बोली सीख ली। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह साला हम लोगों को साला कह रहा है। उन्होंने उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया, पर एक सिपाही ने रोक लिया, कहा, जाने दें हुजूर। दरोगा जी और सिपाहियों का मानवतावादी दृष्टिकोण कुछ पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने अपना हाथ तो रोक लिया, पर आदेश देने के ढंग से कहा, इसे अपने साथ ले जाओ और हवालात में बंद कर दो। दफा 109 जाब्ता फौजदारी लगा देना। एक सिपाही ने कहा, यह नहीं हो पाएगा हुजूर, यह यहीं का रहने वाला है, दीवारों पर इस्ताहार रंगा करता है और बात बात पर सरफरी बोली बोलता है। वैसे बदमाश है, पर दिखाने के लिए कुछ काम तो करता ही है।
वे लोग जोगनाथ को उठाकर उसे अपने पैरों पर चलने के लिए मजबूर करते हुए सड़क की ओर बढ़ने लगे। दरोगा जी ने कहा, शायद पीकर गाली बक रहा है, किसी न किसी जुर्म की दफा निकल आएगी। अभी चलकर इसे बंद कर दो, कल चालान कर दिया जाएगा। उस सिपाही ने कहा, हुजूर बेमतलब झंझट में पड़ने का क्या फायदा, अभी गांव चलकर इसे इसके घर में धकेल आएंगे। इसे हवालात कैसे भेजा जा सकता है, वैद्य जी का आदमी है। दरोगा जी नौकरी में नए थे, पर सिपाहियों का मानवतावादी दृष्टिकोण अब वे एकदम समझ गए थे। वे कुछ नहीं बोले। सिपाहियों से थोड़ा पीछे हटकर वे फिर अंधेरे, हल्की ठंड, नगरवासिनी प्रिया और हाय मेरा दिल से संतोष खींचने की कोशिश करने लगे। कोऑपरेटिव यूनियन का गबन बड़े ही सीधे साधे ढंग से हुआ था। सैकड़ों की संख्या में रोज होते थे। गबनों की अपेक्षा इसका यही सौंदर्य था कि यह शुद्ध गबन था। इसमें ज्यादा घुमाव फिराव न था, न इसमें जाली दस्तकों की जरूरत पड़ती थी, न फर्जी हिसाब बनाया गया था, न नकली बिल का रुपया निकाला गया था। ऐसा गबन करने और ऐसे गबन को समझने के लिए किसी टेक्निकल योग्यता की नहीं, केवल एक इच्छा शक्ति की जरूरत थी। कोऑपरेटिव यूनियन का एक बीज गोदाम था जिसमें गेहूं भरा हुआ था। एक दिन यूनियन का सुपरवाइजर रामस्वरूप 2 ट्रक साथ में लेकर बीज गोदाम पर आया। ट्रकों पर गेहूं के बोरे लाद दिए गए थे और दूर से देखने वालों को समझा कि यह कोऑपरेटिव में रोज होता ही रहता है। उन्हें पड़ोस के दूसरे बीज गोदाम में पहुंचाने के लिए रामस्वरूप खुद एक ड्राइवर की बगल में बैठ गया और ट्रक चल पड़े। सड़क से एक जगह कच्चे रास्ते पर मुड़ जाने से 5 मील आगे दूसरा बीज गोदाम मिल जाता है। उस ट्रक पर उस जगह नहीं मुड़े, वे सीधे चले गए। यहीं से गबन शुरू हो गया। ट्रक सीधे शहर की गल्ला मंडी में पहुंच गए। वहां गेहूं के बोरे उतार कर दोनों ट्रक गबन के बारे में सब कुछ भूल गए और दूसरे दिन आसपास के क्षेत्र में पूर्ववत कोयला और लकड़ी ढोने लगे। रामस्वरूप का उसके बाद काफी दिन तक अता पता नहीं चला और लोगों ने विश्वास कर लिया कि गेहूं बेचकर कई हजार रुपए जेब में भरकर वह बंबई की ओर भाग गया है। यह पूरी घटना स्थानीय थाने में गबन की एक रिपोर्ट की शक्ल में आ गई और बकौल वैद्य जी के कांटा सा निकल गया। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।